नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुद्गल। तो आज से आपकी प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस शुरू हो रही है और आपको 2018 से 2024 तक की सभी प्रश्न पत्रों की सीरीज वाइज प्रैक्टिस कराई जाएगी। अभी हमने सीडीपी ली है तो 2018 का ये आपका प्रश्न पत्र है और आपको सीडीपी, ईवीएस यानी पूरा पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा। पहले हम सीडीपी की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद ईवीएस, मैथ सारी प्रैक्टिस कराई जाएंगी और साथ ही साथ आपको 15 मार्च से एनसीईआरटी सीरीज भी मिलना शुरू हो जाएगी और बीच बीच में आपको आपके जो भी मतलब सीटेट के टॉपिक हैं उन टॉपिकों पर भी वीडियोस मिलती रहेंगी। सीडीपी के सारे टॉपिक आपको हमारे चैनल पर कराए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। चलो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको आनुवंशिकता और पर्यावरण, जब भी आप प्रश्न को सॉल्व करें तो प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है इस पर भी आप अंडरलाइन अवश्य कर लिया करें, तो प्रश्न को सॉल्व करने में आपको मतलब ठीक रहता है, प्रश्न आपका गलत नहीं होता। जैसे आपसे पूछा जा रहा है आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका, तो विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरा है आपका, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको पूर्ण पेडागोजी के साथ ये प्रश्न सॉल्व करवाऊंगी मैं, तो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन अगर मैं यकीन दिलाती हूँ कि अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस लगाएंगे तो आपकी पेडागोजी पर पूर्ण पकड़ अवश्य बनेगी। चलो देखते हैं। जैसे आपका पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ये बिल्कुल आपका राइट है। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूर्ण तरह से जीनों पर निर्धारित नहीं होता, कुछ हमारा पर्यावरण का भी योगदान होता है, तो ये आपका गलत हो गया। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को, जो भी जन्मजात विकार होता है उसे हम किसी भी पौष्टिक आहार से दूर नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण, पर्यावरण सिर्फ भाषा विकास में ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, बल्कि बच्चे के शारीरिक विकास पर भी पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आप देख सकते हो कि जहाँ जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ बच्चों की हाइट ज़्यादा होती है और जो गर्म प्रदेश होते हैं वहाँ बच्चों की जो लंबाई होती है वो थोड़ा कम होती है, यानी पर्यावरण का भी बच्चे के शारीरिक प्रभाव पर बहुत ज़्यादा असर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। अब जीन पियाजे के सिद्धांत क्या है, तो इस पर वीडियो आपको दी जा चुकी है, आप उसे अवश्य देखें। और आप हमारी यानी सीडीपी की, ईवीएस की और आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएसटी की क्लासें देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, आपको 1 बाय 1 सारी क्लासें मिलेंगी। बहुत सारी क्लासें आपको दी जा चुकी हैं, तो आप 1 बाय 1 सारी क्लासें प्लेलिस्ट में जाकर के अवश्य देखा करें। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार इसमें से एक नहीं है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। हाँ बिल्कुल, ये आपका राइट है। जीन पियाजे ने विकास बच्चे का जो बताया है वो चरणों में बताया है, और ये कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी जीन पियाजे ने कहा है, ये भी बिल्कुल सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। जीन पियाजे ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी जीन पियाजे जी कहते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यानी ये आपसे एक नहीं पूछा है, तो नहीं आपका कौन सा है? नंबर 3 है, तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये किसने कहा है? ये आपका थॉर्नडाइक ने कहा है, ठीक है। और उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? प्रयास एवं भूल का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? और पूर्व संक्रियात्मक ये किसने दिया है? ये भी आपकी जीन पियाजे के द्वारा है। और मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि आपको कोहलबर्ग, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत अवश्य पढ़ने हैं। वीडियो आपको अभी दी जा चुकी है और इन तीनों को आप अवश्य देखें, क्योंकि यहाँ से आपके यानी
कोहलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोस्की से सीडीपी में आपके प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जीन पियाजे और वाइगोस्की से आपके भाषा में और गणित में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी आपके ईवीएस में भी प्रश्न बन जाते हैं। तो प्रश्न है आपका, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता, अनुत्क्रमणीयता। तो राइट आंसर है आपका नंबर 2, प्रतीकात्मक विचार का विकास। यानी पूर्व संक्रियात्मक जो बच्चे की यानी विचार है उसमें एक सीमा नहीं है, तो इसमें प्रतीकों का विचार का विकास नहीं है। अगला है आपका, के अलावा। के अलावा का अर्थ है यानी इनमें इन चारों ऑप्शनों में से एक आपका इसमें से नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये अवश्य देखना है, इसमें से आपका एक नहीं है। कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ये उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये समय बिताने का सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो राइट आंसर है आपका नंबर 3, ये समय बिताने का सुखद तरीका है। यानी ये एक नहीं है, वरना खेल आपके शरीर की निपुणता बच्चे प्राप्त करते हैं, इंद्रियों को उत्तेजित भी बच्चे की होती है और नए नए कौशल भी खेलने से क्या है बच्चे सीखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। यानी बच्चा गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करेगा इन चारों में से एक प्रश्न। क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों में हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? तो गंभीर रूप से सोचने के लिए आप बच्चे को आपको प्रेरित करना है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। क्योंकि क्या आप इसका उत्तर जानते हैं तो बच्चा बंधा बनाया उत्तर देगा। इसका सही जवाब क्या है वो भी बच्चा दे देगा, और अगर आप इस स्थिति में तभी बच्चा सोच के और एक उत्तर दे देगा। लेकिन विभिन्न तरीकों में हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, यानी किस तरीके से किस तरीके से इसको हल करना है, तब बच्चा गंभीर रूप से सोचेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा है आपकी, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयां, नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग। जहां भी बात रैंकिंग की आ जाए तो आपको बच्चे को कभी भी मतलब रैंकिंग नहीं करनी है। व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की और लेबलिंग भी नहीं करनी है, और व्यक्तिगत अधिगम भी आपको बच्चे को नहीं कराना है। परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, और यहाँ भी आपकी रैंकिंग आ गई। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नंबर 1, यानी बच्चे करके सीख लेंगे, परियोजना विधि है, सहयोग से सीखना। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। जीवन सच्चा शिक्षक है। तो आपकी जो प्रगतिशील शिक्षा है, प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन, आप इंग्लिश में देख सकते हो। जहां भी आपको हिंदी में कोई भी शब्द नहीं समझ में आए, कोई भी सेंटेंस, तो आप उसे इंग्लिश में देख सकते हो। ठीक है, तो स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक आपको स्कूली शिक्षा नहीं रखनी है, और स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं है, ये भी आपका गलत हो गया। और जीवन सच्चा शिक्षक है, सही है, जीवन सच्चा शिक्षक है, लेकिन स्कूलों में भी आपको सिखाना है, यानी स्कूलों की भी एक आवश्यकता है। तो हमें बच्चे को क्या सिखाना है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है, यानी शिक्षा का महत्व हमें बच्चों को सिखाना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, यानी स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। अगला प्रश्न है आपका, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो आपको कोहलबर्ग का सिद्धांत देखना है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। ये नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं।
तो राइट आंसर है आपका नंबर 1। यानी उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक जो परिपक्वता बच्चे की होती है और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग है। ठीक है, यानी दोनों क्या है, एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ठीक है, तो सहयोग का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र आपका किसने दिया है, और इसे और भी किस नाम से जानते हैं, तो इसे जानते हैं ZPD, निकट विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और ये किसने दिया है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। उस चरण को जब अधिगम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका होगा नंबर 3। यानी एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, यानी बच्चे स्वयं से कोई कार्य करते हैं। ठीक है, और जहां भी उन्हें कोई परेशानी होती है, जहां भी अटकते हैं, जहां भी कोई समस्या होती है, वहां वो अपने वयस्क का या ज्यादा जानकार का क्या करते हैं, सहयोग के द्वारा पूर्ण करते हैं। तो यही क्या है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहते हैं। और ये आपका वाइगोस्की ने दिया है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है। आमतौर पर माने गए मर्दाना स्त्री गुणों का समायोजन होता है। में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। समाज में प्रचलित रूढ़वादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2। उभयलिंगी क्या होते हैं, यानी ये न तो स्त्री होता है और ना ही ये पुरुष। तो इसमें मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन हो जाता है, जिसे समाज में हम लोग किन्नर भी बुलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो लिंग भूमिकाएं बच्चे कहाँ से, यानी एक चीज से ग्रहण नहीं करते हैं, मीडिया से, समाजीकरण, संस्कृति या ट्यूशन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। यानी ट्यूशन से बच्चे लिंग भूमिकाएं ग्रहण नहीं करते, मीडिया, समाज और संस्कृति ये तीनों हमें लिंग भूमिकाएं बच्चे सीखता है, ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। इनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो आलोचनाओं में से एक। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1। यानी वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। अगला प्रश्न है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो राइट आंसर है आपका नंबर 2, बुद्धि कई प्रकार की होती है। यानी अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। एक लेखक में अलग होती है, ठीक है, और एक शिल्पकार में अलग होती है, डांसर में अलग होती है, गायक में अलग होती है। ठीक है, यानी बुद्धि के भी कई प्रकार होते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। यानी सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों में विभेद को आपको समझना होगा। तो दोनों का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, ये आपको देखना है। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चों की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो राइट आंसर इसमें आपका होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1। यानी सीखने के लिए मूल्यांकन, तो इसमें बच्चों की प्रगति और सीखने के मूल्यांकन तो और उपलब्धि स्तर को जानने में। अब बच्चे की जरूरतों का आकलन आपको नहीं करना है,
ठीक है। आवधिक अंतरालों पर बच्चे ने जो भी प्रदर्शन किया है तो हमें उसका मतलब प्रदर्शन को प्रमाणित भी नहीं करना है, और बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनको अंतराल को हमें बच्चों की प्रगति की निगरानी नहीं करनी है, और अंतराल को मतलब भरना भी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? सतत और व्यापक मूल्यांकन से प्रश्न आपके सीडीपी, लैंग्वेज, ठीक है, यानी भाषा, ईवीएस सब में पूछे जाते हैं। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। आपको नहीं पूछा गया है, और जब भी नहीं पूछे तो आपको इसे थोड़ा ध्यान में रख करके ऑप्शनों को देखना है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। ये बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है। तो राइट आंसर है आपका नंबर 4। क्योंकि आपसे नहीं पूछा है तो सतत और व्यापक मूल्यांकन आपको बच्चे को ये चिन्हित करने के लिए नहीं करना है कि कौन सा बच्चा धीमा है, गति से सीख रहा है, या कौन सा बच्चा बुद्धिमान है, कौन सा बच्चा खराब है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे नहीं पूछा है। बाकी का सतत और व्यापक मूल्यांकन इन तीनों से संबंधित है। भारत सरकार ने इसे अनिवार्य भी किया गया है, और ये शिक्षण का एक अभिन्न अंग भी है आपकी सतत और व्यापक मूल्यांकन, और ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित भी होता है। अगला प्रश्न है आपका, थोड़ा अभी तबीयत खराब चल रही है तो इसलिए गला वला थोड़ा खराब हो गया है, आवाज़ थोड़ा खराब हो सकती है, लेकिन आप धैर्य के साथ वीडियो पर बने रहें। बच्चों में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है। आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यानी प्रतिभाशाली बच्चे किसके कारण हो सकते हैं? तो राइट आंसर है आपका नंबर 1, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। यानी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही बच्चे की प्रतिभाशालीता पर प्रभाव पाड़ते हैं। अगर बच्चे के माता पिता भी मतलब ज़्यादा प्रतिभाशाली है तो हो सकता है बच्चे में भी प्रतिभाशालीता आ जाए, और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। एक अच्छे वातावरण में, समृद्ध वातावरण में बच्चा जहाँ रहता है, जहाँ सभी पढ़ने वाले होते हैं, उसको एक अच्छे मतलब पढ़ाई का माहौल दिया जाता है, वातावरण दिया जाता है, तो बच्चे में प्रतिभाशाली हो जाता है। और ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जिसके माता पिता सफल हों वो बच्चा भी प्रतिभाशाली हो, या एक अनुशासित दिनचर्या में बच्चा को हम पूरे दिन रखें और तभी मतलब वो एक प्रतिभाशाली बच्चा हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो राइट आंसर है आपका नंबर 2। यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। यानी उन्हें कैसे माहौल की आवश्यकता है? तो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। यानी वो किसी भी पृष्ठभूमि से आए, चाहे मतलब वो गरीब हो या फिर किसी भी मतलब बैकग्राउंड से आए वो, तो लेकिन आपको क्या करना है कि उनकी जो भी भाषा है, संस्कृति है, उसको महत्व देना है और उसका उपयोग भी करना है। हतोत्साहित आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1। यानी सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के तरीकों के उपयोग पर। आपको अतिरिक्त समय नहीं देना है, उनके प्रति आपको ज़्यादा स्नेही भी नहीं होना है, आपको सभी बच्चों को समान समय देना है और सभी बच्चों के प्रति समान स्नेह रखना है, और अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी आप उन बच्चों को नहीं दे सकते हो, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है।
तो सिर्फ आप उन्हें अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। तो आपको नहीं पूछना है। एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नंबर 4। आप यदि बच्चे जब भी अति संवेदनशील हैं और वो बेचैन हो जाते हैं तो आपको उन्हें मतलब प्यार से समझाना है। वो जो भी कार्य हैं तो उन्हें आप छोटे छोटे मतलब खंडों में बांट के आपको दे सकते हैं। वैकल्पिक तरीकों से आप बच्चे से पूछ सकते हैं। उनकी जो शारीरिक गतिविधि है उनका प्रयोग करवा के बच्चे को सिखा सकते हो, लेकिन आपको फटकार बच्चे को कभी भी नहीं लगानी है। ये आपका निगेटिव पॉइंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, डिस्लेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं, प्रत्याशी हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, नंबर 3, सृजनात्मक है। ठीक है, अलग अलग सोच वाले, तो यानी बच्चे अलग अलग मतलब बहुत तरीकों से सोचते हैं। तो वो बच्चे कैसे होते हैं, ये बच्चे आपके सृजनात्मक होते हैं, यानी सृजनशील होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है लेकिन आप धैर्य के साथ, अगर आपको सीटेट पास करना है तो फिर पेडागोजी पर आधारित आपको प्रश्नों को अवश्य सॉल्व करना होगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप अवश्य बने रहें। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, इसमें आपको नहीं पूछना है। शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों समस्या हल करने के तरीके का, ठीक है, समस्या हल बच्चों से आप किस तरीके से नहीं करनी है। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण, विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो राइट आंसर है आपका नंबर 4। आपको अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न बच्चे को नहीं पूछने हैं। अभिसरण उत्तर एक आपके अभिसारी होते हैं और एक आपके अपसारी होते हैं। तो अभिसरण यानी अभिसारी, अभिसारी उत्तर वो अभिसारी प्रश्न, ठीक है, और अभिसारी उत्तर भी यानी आप ये वो होते हैं जिनका बंधा बनाया उत्तर होता है। जैसे बच्चे से हमने पूछा है कि मतलब आपका भारत का नाम क्या, सॉरी आपके देश का नाम क्या है, तो बच्चा उत्तर देगा कि भारत। लेकिन अगर हम बच्चे से इस तरीके से पूछें कि हमारे देश का नाम भारत क्यों है, ठीक है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा। बच्चा वहां चिंतन करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। आपको संवेग बताना है। स्मृति है, डर है, ध्यान है, उत्तेजना है। तो राइट आंसर है आपका नंबर 2, डर। डर क्या है, आपका एक संवेग है। अगला प्रश्न है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। यानी एक दूध का बूथ है, यानी डेयरी है, और वहां एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। 3 साल के बच्चे ने ये सीख लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चों ने गायों को कभी नहीं देखा है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। तो राइट आंसर है आपका नंबर 2, ठीक है, यानी बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने ये अनुभव किया है, उसका स्वयं का अनुभव है कि वो डेली बूथ पर जाता है और वहां से मशीन से दूध लेके आता है। यानी वो अपने किसी भी परिवार के मेंबर के साथ वहां जाता है, तो ये उसका स्वयं का अनुभव है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो इसमें यानी शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन, तो राइट आंसर है आपका नंबर 4, यानी आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो
आपको ऑप्शन देखने हैं। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। अब जब सामग्री बच्चों के परे ही होगी तो फिर समृद्ध शिक्षा प्रोत्साहित बच्चे कैसे होंगे? तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी शेल्फ में रखी हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तो ये आपका मतलब पॉजिटिव पॉइंट है। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, अब जब अलमारी में ही रखी रहेंगी तो फिर बच्चा उनको यूज नहीं करेगा। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, सिर्फ हमें पाठ्य पुस्तकों पर ही बच्चों को अटकाए रहेंगे, वहाँ उन्हीं के अनुसार पढ़ाते रहेंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। वे राज्य या राष्ट्र में अधिगम का एक रूपता बनाए। राष्ट्र और राज्य में एक रूपता बनाना पाठ्य पुस्तकों की कोई भूमिका नहीं है। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षक और माता पिता को मार्गदर्शन पाठ्य पुस्तकें नहीं कराती हैं। वे संसाधन रहित नहीं है, बल्कि एक संसाधन ही है। तो वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक होती है हमारी पाठ्य पुस्तकें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है और ये आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी एनसीएफ 2005 से प्रश्न आपका सीडीपी हो, ईवीएस हो, अवश्य पूछे जाते हैं। आपके मैथ में भी प्रश्न आपके बन जाते हैं और आपके पेपर 2 एसएसटी और मैथ साइंस में भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो एनसीएफ 2005 भी आपको अवश्य पढ़ना है। मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद या संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो राइट आंसर है आपका नंबर 3 रचनावाद। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो सीधा सीधा आप देख सकते हो। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नंबर 4 हो जाएगा। वर्दी पहनकर अगर बच्चे आएंगे तो हम ये नहीं समझ सकते हैं कि बच्चे प्रेरित हैं। अनुशासन बनाए रखते हैं तो ये भी नहीं है। उपस्थिति भी नियमितीकरण से भी बच्चे नहीं अधिगम करते हैं। जब तक वो शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न नहीं पूछेंगे तो हम नहीं समझ सकते हैं कि वो प्रेरित हैं। तो राइट आंसर आपका नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो बच्चों के अधिगम में सुधार हम इन 4 ऑप्शनों में से किससे सबसे ज्यादा कर सकते हैं? नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चे को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो फिर राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, क्योंकि मतलब जब भी बच्चे जहाँ भी बात वास्तविक जीवन के साथ जुड़ने की आ जाए तो आपको उसी ऑप्शन के साथ चले जाना है। वास्तविक जीवन से जुड़ करके बच्चा जो चीज़ें सीखता है, चर्चा भी है, ठीक है, दोनों ही है। आपका वास्तविक जीवन से जुड़ाव भी है और चर्चा भी है, ठीक है, एक दूसरे से। तो राइट आंसर आपका यही होगा। अगला प्रश्न है और ये आपका लास्ट प्रश्न है। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। डेली आपको वीडियो मिलती रहेंगी, प्रैक्टिस भी मिलती रहेंगी और कंटेंट वाई वीडियो भी आपको अवश्य मिलेगी। जल्द ही मैं आपको एनसीएफ 2005 पर वीडियो आपको मिलने वाली है, 1 या 2 दिन में आपको मिल जाएगी। फिर इसके बाद यानी कंटेंट वाई एनसीएफ 2005 है आपका, आरटी एक्ट आपका 2009 है, ठीक है, सब पर वीडियो मिलेंगी। कंटेंट जितने भी आपके टॉपिक हैं सीटेट में, सब पर वीडियोज आपको मिलेंगी और साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं प्रैक्टिस भी आपको पूर्ण पेडागोजी के साथ लगवाती हूँ। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस लगाएंगे और एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये आपके सीटेट पास करने में एक बेहतर भूमिका होगी। आपका सीटेट बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा। तो प्रश्न है आपका, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है और हेल्प मैं आपकी कर देती हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, बच्चे अगर कक्षा में चुप्पी साधे रहेंगे,
ठीक है, तो चुप्पी साधना अधिगम नहीं है और शिक्षकों को निर्देश देना भी आपका अधिगम नहीं है और रटने की बात जहाँ भी आ जाए ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और विनियमित और मॉनिटरिंग बच्चों को आप कर सकते हैं। अब राइट आंसर आपका क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में टॉपिक के साथ और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी आपकी डेली चलती ही रहेगी। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और लाइक कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें।